अस्सलाम वालेकुम बच्चों। ये जो है ना 2015 का रावलपिंडी बोर्ड का क्लास 11 का फिजिक्स पेपर है एमसीक्यूज। ये मैं ऑलरेडी सॉल्व कर चुका हूँ। जस्ट आपसे डिस्कस करने ताकि आप को अगर कोई इसमें एमसीक्यू है जो समझ नहीं आ रहा तो वो आपको समझ आ जाए। और जो रट्टे वाले हैं जो याद करने वाले हैं वो तो वैसे ही आपको जो है ना मैं बता दूंगा कि ये याद कर लें आप, और जिसमें कोई समझने की चीज़ है जो चेंज होकर आ सकती है वो देख लेते हैं। अच्छा, पहला एमसीक्यू जो है वो ये, विच वन इज ट्रू फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब है कि ऐसा प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर चेंज ना हो। ठीक है, टेम्परेचर सेम रहे, टेम्परेचर को चेंज ना करें। तो जब हम टेम्परेचर को चेंज नहीं करेंगे तो हमारी जो है ना जो डेल्टा यू है, जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो भी नहीं चेंज होगी, क्योंकि इंटरनल एनर्जी डिपेंड करती है जो सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी पे। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी जो है जब टेम्परेचर चेंज नहीं होगा तो टेम्परेचर क्या होता है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है ना। तो डेल्टा यू जो है चेंज इन इंटरनल एनर्जी ये जीरो होगी। ठीक है, और अगर इसको हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में पुट करें तो ये आंसर भी आता है, वहां ये भी लिखा हुआ है, Q इज इक्वल टू डब्ल्यू हो जाएगा, क्योंकि Q इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस पी डेल्टा वी होता है ना, डेल्टा वी या डेल्टा यू होता है ऐसे। तो बहरहाल वहां ये दोनों लिखे हुए हैं, मेरे हिसाब से तो जो है ना ये भी आंसर था, ये भी उसको दोनों नहीं देने चाहिए थे। लेकिन ये ज्यादा बेहतर है कि जब आपका आइसोथर्मल प्रोसेस होगा तो आइसोथर्मल प्रोसेस में डेल्टा यू जीरो होगा। ठीक है जी। दूसरा एमसीक्यू है, एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल। तो एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी जो है वो 3/2 kT है। इसमें कंफ्यूज ना होइएगा, याद कर लें। 3/2, या यूं भी लिख सकते हैं 1/2 × 3 kT। असल में टू नीचे है, ठीक है, 3 kT का हाफ कह लें। तो ये भी अभी जो है ना मेरा नहीं ख्याल की जरूरत है इसको प्रूव करने की, बस आप ये याद कर लें कि एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी वो इस तरह करके लिखी होती है ब्रैकेट में ना, ऐसे करके, या ऐसे करके लिखी होती है, ½ mv², ऐसे। ये जो है ना 3/2 kT² है, सॉरी केटी है। अच्छा, वन पेटा, पेटा होता है 10⁻+15। पेटा सही है, 10⁻−15 नहीं है, +15 है, ये 10⁻15। द क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट ये समझाने वाली चीज है। क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है जी, आई क्रॉस जे, के इक्वल होता है। असल में ये एक लाइन में होते हैं, आई 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 के बाद जो है ना अगला जो है ना वो है जे, और जे के बाद अगला है के। ठीक है, अच्छा अगर ये इसी तरतीब में होंगे, अगर मैं आई और जे का लूंगा, आई क्रॉस जे तो के आएगा, और इसके बाद के क्रॉस आई लूंगा तो जे आएगा। यानी ये जो है ना एक सर्कल ड्रॉ करते हैं आमतौर पे, ऐसा एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे लिख, एक यहाँ लिख दिया, एक यहाँ लिख दिया, और एक यहाँ, यहाँ लिखा आई, यहाँ लिखा जे, और यहाँ लिखा के, और इस तरह का जो है ना एरो बना दिया। अब जो भी दो लेंगे ना आप आई जे ले रहे हैं, अगर इस तरह ये एरो के साथ है ना इस तरफ को, यानी आई पहले जे बाद में, तो फिर आएगा तो क्या तीसरा वाला आएगा। अब किसी भी दो को मल्टीप्लाई करें तीसरा वाला आएगा। लेकिन अगर तरतीब में है ना, यानी आई आई और जे है, जैसे यहाँ आई क्रॉस जे है तो के आएगा। अगर इसको उल्टा कर दो, जे क्रॉस आई कर दो, तो फिर भी के ही आएगा, लेकिन माइनस में आएगा। ये यूनिट वेक्टर्स है ना असल में, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस के। तो अब तरतीब इनकी क्या है, तरतीब ये है आई जे के। तो अगर आई जे इस तरतीब में, आई 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 पहले आ रहा है जे बाद में आ रहा है तो के आएगा, और अगर जे पहले आ रहा है और आई बाद में आ रहा है तो फिर माइनस के आएगा। इसी तरीके से जे क्रॉस के, अब देखिए जे के बाद के आना चाहिए ना, अगर जे क्रॉस के है तो आई आ रहा है। देखिए यहाँ पे जरा, ये देखिए, यहाँ से अगर चले ये जे क्रॉस के, ऐसे एरो के साथ चल रहे हैं ना जे क्रॉस के, तो आई आ रहा है, आगे आई, अगले अगला आई है। लेकिन अगर फर्ज करें कि आप उल्टा चलते हैं, के क्रॉस जे करते हैं ऐसे, ये तो आप ये जो लाइन है, ये वाला जो एरो है, इसके उल्टा जा रहे हैं, ऑपोजिट जा रहे हैं, तो माइनस का निशान, के आई तो आएगा, लेकिन वो बताएगा कि माइनस ये बताएगा कि आप ऑपोजिट डायरेक्शन से आए हैं। तो देखिए ये अगर के क्रॉस जे हो जाए तो भाई जे को पहले आना चाहिए था, के को बाद में आना चाहिए था, लेकिन यहाँ के पहले आ गया, जे बाद में आ गया, इसकी वजह से माइनस लगेगा आई के साथ। ठीक है, तो आई क्रॉस जे के होता है, अगर इसको उल्टा करते रिवर्स करते जे क्रॉस आई वो माइनस के होता है, जे क्रॉस के आई होता है। लेकिन अगर के को पहले कर दे और जे को बाद में कर दे तो फिर वो माइनस आई हो जाएगा। इसी तरीके से आई क्रॉस के, अब देखें,
अगर मैं ये आई लिखा हुआ है ये रहा, और ये के लिखा हुआ है, अगर मैं पहले आई आ जाए, आई से के की तरफ जा रहा हूँ, तो मैं रिवर्स जा रहा हूँ ना, उल्टा जा रहा हूँ। एरो तो इस तरफ को है, एरो एरो कह रहा है कि के से आई की तरफ जाओ, लेकिन मैं यहाँ आई क्रॉस के में क्या कर रहा हूँ, पहले आई लिखा है, मैं आई से के की तरफ जा रहा हूँ। तो अगर मैं आई से के की तरफ जा रहा हूँ तो मेरी डायरेक्शन रॉन्ग है, ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हूँ, इसलिए माइनस जे आएगा। हाँ, अगर के क्रॉस आई करूँ, तो देखिए अगर मैं के से आई की तरफ जाऊंगा तो बिल्कुल इसी डायरेक्शन में जाऊंगा जिस डायरेक्शन में मुझे भेजा जा रहा है। तो यानी देखिए ना, के के बाद जो है ना, के के बाद ये खत्म हो गया, के बाद दोबारा शुरू से आना है ना एक एक, तो के बाद क्या आ रहा है, आई आ रहा है, आई के बाद जे के बाद के के बाद आई, ये एक तरतीब है। तो के बाद अगर आई आ रहा है तो बिल्कुल ठीक है, जे आंसर होगा। तो बस ये 6 बातें हैं, दो ये और दो ये, ठीक है, टोटल ये 6 पॉसिबिलिटीज हैं। तो आई 3 चीजें हैं, आई जे के, किसी भी दो को मल्टीप्लाई करो आएगा तो तीसरा, लेकिन पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा ये डिपेंड करता है कि इस तरतीब में है कि नहीं है। आई होप समझ आ गई होगी आप लोगों को। तो जनाबे आली, के जे, जे के पहले जे बाद में, हालांकि जे को पहले होना चाहिए था, अब के पहले आ गया ना, तो जे बाद में आ गया, तो इसका मतलब ये है कि ये आना तो आई है लेकिन नेगेटिव आई आएगा। अच्छा, तो जनाबे आली नीचे चलते हैं। द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ एट एनी इंस्टेंट। स्लोप जो है ना वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, एनी इंस्टेंट, स्लोप जो है वो तो होता है एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का मतलब ये है वेलोसिटी अपॉन टाइम एक्सेलरेशन होता है। लेकिन वो कह रहे हैं एट एनी इंस्टेंट, इस वजह से ये क्या होगा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अगर वो एनी इंस्टेंट ना भी कहे, फिर भी जो स्लोप है ना वो हम किसी एक पॉइंट पे लेते हैं, ठीक है, तो स्लोप जो है वो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ही होता है। अच्छा जी, ये आंसर है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन वाला। द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम व्हेन इट इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। ये भी याद करने वाली बात है कि आपका बकायदा ये क्वेश्चन है, प्रूव हुआ है कि अगर हम प्रोजेक्टाइल को 45 डिग्री पे फेंकेंगे तो उसकी रेंज मैक्सिमम होगी। ठीक है जी, याद कर लें प्रोजेक्टाइल की रेंज कब मैक्सिमम होती है, 45 डिग्री पे। और 76 डिग्री पे क्या होता है कि जो प्रोजेक्टाइल की जो हाइट है और रेंज वो दोनों इक्वल होते हैं। अगर 76 डिग्री पे फेंके ना तो उसकी हाइट और रेंज इक्वल होते हैं, ये भी कहीं आया हुआ है एमसीक्यू, वो 76 डिग्री है। अच्छा, द रेशियो ऑफ डायमेंशंस ऑफ के ई एंड पावर। अच्छा, जो के ई है काइनेटिक एनर्जी, सही है, एनर्जी की डायमेंशन और पावर की डायमेंशन। जो है ना, एनर्जी क्या होता है, एनर्जी वर्क को भी एनर्जी कहते हैं, और पावर वर्क अपॉन टाइम है। तो काइनेटिक एनर्जी सेम, काइनेटिक एनर्जी की यूनिट भी जूल है, वर्क की यूनिट भी जूल है, और जो ये पावर है ना ये है वर्क अपॉन टाइम, ठीक है। तो इन दोनों में फर्क किस चीज का है कि पावर में जो है ना नीचे टाइम होता है, पावर में नीचे टाइम होता है, टाइम। तो टाइम की जो डायमेंशन है वो क्या है, अगर मैं यहाँ पे लिखूं के ई, ठीक है, और रेशो में यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ पावर, सही है। तो इसकी सपोज अगर मैं कहता हूँ यार इसकी जो है ना के ई की जो है ना रेशो 1 है, तो जो पावर है, पावर की रेशियो क्या हो जाएगी, 1/T हो जाएगी, ठीक है, 1/T या कैपिटल टी कर लो चलो। तो ये टी जो है ना, पावर में टी ज्यादा है, क्यों, के ई का मतलब है वर्क, और पावर का मतलब है वर्क अपॉन टाइम, सही है। चलो यहाँ मैंने वर्क लिख दिया, यहाँ पे भी मैंने वर्क अपॉन टाइम। तो वर्क से वर्क को तो काट दो ना, रेशियो ले रही है, किसी चीज से कट जाएंगी, तो यहाँ पे 1/T आ जाएगा, तो यहाँ 1 आ जाएगा, और यहाँ ये टी जब ऊपर जाएगा तो टी की पावर क्या हो जाएगा, -1 आ जाएगा। इसलिए 1:1 टी की पावर -1 आंसर है। इसमें इसलिए जल्दी करना है कि मकसद ये नहीं कि अब आप पहले के की डायमेंशन निकालो फिर पावर की डायमेंशन निकालो, जरूरत नहीं है। अब देखो इनमें इनमें आपस में रिलेशनशिप क्या है। मैंने कहा कि जो एनर्जी होती है ना, एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क होती है, चाहे काइनेटिक एनर्जी हो चाहे पोटेंशियल एनर्जी हो। तो ये एनर्जी है ना, तो ये समझो एनर्जी और वर्क एक ही चीज है, और पावर क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। तो वर्क में और वर्क अपॉन टाइम में किस चीज का फर्क है, टाइम का। तो वो मैंने वैसे लिख के मैंने आपको करके दिखा दिया। अच्छा, पाए जो है ना रेडियन किसके इक्वल होते हैं, 180 डिग्री की इक्वल होते हैं पाए रेडियन। ये तो आपको बहुत अच्छा याद होना चाहिए कि पाए रेडियन जो है वो 180 डिग्री की इक्वल होते हैं, और 2 पाए रेडियन जो है ना वो पूरा एक चक्कर होता है 360 डिग्री का, ठीक है जी। अच्छा, द मिनिमम नंबर ऑफ करेक्टली पोजिशन कम्युनिकेशन सैटेलाइट टू कवर होल पॉपुलेटेड अर्थ। अगर 3 जो है ना सैटेलाइट, ये हमारी पूरी दुनिया है ना, अगर 3 सैटेलाइट ऐसे लगा दिए जाएं
कि मकसद जो है ना, जाहिर है ये पूरा एक चक्कर में 360 है, तो इस सैटेलाइट में और इस सैटेलाइट में क्या होगा, 120 डिग्री का फर्क होगा, इसमें 120 का फर्क होगा और इसमें 120 का। तो उन्होंने बाकायदा बुक में ये लिखा हुआ है कि अगर 3 सैटेलाइट सही तरीके से लगा दिए जाएं तो वो पूरी दुनिया को जो है वो कवर कर लेंगे। 3 सैटेलाइट सही है, मिनिमम नंबर है ना, कम से कम, ज्यादा से ज्यादा तो जितने लगाने हैं लगा लो। अच्छा, स्पीड ऑफ हुप, इंक्लाइन प्लेन के मैंने पहले भी पिछले पेपर में मैंने बताया था, इंक्लाइन प्लेन के 2 MCQ आए हुए हैं और 2 हैं, एक हुप का है और एक डिस्क का है। अगर यहाँ हुप की जगह डिस्क लिखा होता तो फिर ये आंसर होता। डिस्क का ये होता है, डिस्क की जो स्पीड होती है ना वो ये होती है, ये फॉर्मूला है डिस्क की स्पीड का, और हुप की स्पीड का ये फॉर्मूला है। ठीक है जी, ये दोनों याद कर लो, डिस्क में ये है और हुप में ये है। अच्छा, आगे जनाब जो है ना, अब हम चलते हैं आगे, हो गया ये। अब आगे जो है वो क्या नाम है, अल्लाह आपका भला करे, विच मटेरियल हैज मैक्सिमम विस्कोसिटी। ये आपकी बुक में जो है ना एक साइड टेबल बनी हुई है, वहां पे जो है ना लिखा हुआ है, उसमें ये लिखा हुआ है, और सबसे नीचे ग्लिसरीन लिखी हुई है, इसकी जो है ना 6 पॉइंट समथिंग है, इसकी विस्कोसिटी सबसे ज्यादा है। ठीक है जी, बाकी जो है ना बाकियों की कम है, इसकी ग्लिसरीन की सबसे ज्यादा 6 पॉइंट समथिंग है। अच्छा, द एक्सप्रेशन फॉर फ्रीक्वेंसी ऑफ मैस, अच्छा फ्रीक्वेंसी कह रहा है ना, मैस एम अटैच विद स्प्रिंग। अच्छा, अब वैसे जो टाइम पीरियड होता है ना वो होता है 2 पाई √m/k। ठीक है, तो जो फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 1/t। ठीक है, तो इसको हमने क्या करना है, उल्टा करना है। इसको उल्टा करने का मतलब है कि जो 2 पाई है इसको तो मैं रेसिप्रोकल करूंगा, ये 2 पाई है तो इसको 1/2 पाई कर दूंगा, और इसको उल्टा करना है तो ये k ऊपर चला जाएगा और m नीचे आ जाएगा, तो ये जनाब हमारी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। ये जो टाइम पीरियड था इसको हमने रेसिप्रोकल कर दिया, उल्टा कर दिया, सही है, तो क्या गया 1/2 पाई और √k/m, यही आंसर है, देख लें। ठीक है, तो सिंपल, ये तो बहुत आसान था। ये अभी उसने इस पेपर में उसने पूछा है स्प्रिंग का, अगली दफा पेंडुलम का पूछेगा। पेंडुलम का क्या होता है टाइम पीरियड, 2 पाई √L/g। तो अगर इसका फ्रीक्वेंसी उसने पूछ ली तो इसको जब उल्टा करेंगे तो 2 पाई, तो जी ऊपर आ जाएगा और एल नीचे आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये फ्रीक्वेंसी की एक्सप्रेशन आ जाएगी, सही है। तो टाइम टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो आपको तो सिंपल पेंडुलम का और ये स्प्रिंग का जो है ना आपको पता है टाइम पीरियड का फॉर्मूला, सही है। नहीं पता तो मैं बता रहा हूँ कि ये जो है ना मैस अटैच विद स्प्रिंग जो है इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई √m/k, और जो पेंडुलम होता है, पेंडुलम का होता है 2 पाई L/g। ये टाइम पीरियड के फॉर्मूले हैं दोनों के। तो अगर फ्रीक्वेंसी पूछेगा तो इनको उल्टा कर दें, 2 पाई को 1/2 पाई लिख दें, और ये जो अंदर लिखे ना इसको ऐसे अंदर ही लिखे, लेकिन इन दोनों को ऊपर नीचे कर दें, के को ऊपर कर दें, एम को नीचे कर दें, जी को ऊपर कर दें, एल को नीचे कर दें। ठीक है जी। अच्छा, द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नोड्स और एंटी नोड्स, नोड्स या एंटी नोड्स के दरमियान जो कंसेक्यूटिव नोड्स या एंटी नोड्स हैं उनके दरमियान डिस्टेंस हाफ वेवलेंथ होता है, हाफ वेवलेंथ, λ/2, आधी वेवलेंथ, सही है। अगर यहाँ नोड की जगह क्रेस्ट और ट्रफ लिखे होते तो फिर पूरी वेवलेंथ होती, वो तो डेफिनेशन है ना इसकी, वेवलेंथ की। इफ द ऑर्गन पाइप इज क्लोज एट वन एंड, द फ्रीक्वेंसी ऑफ फंडामेंटल हार्मोनिक, ये जो है ना फ्रीक्वेंसी ऑफ क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ फंडामेंटल हार्मोनिक, ये है F1 = V/4L। अच्छा जी, तो डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ये हो गया। अच्छा, इफ ऑर्गन पाइप वाला भी ये हो गया कि इसका जो है ना फ्रीक्वेंसी ऑफ फंडामेंटल हार्मोनिक F1 ये V/4L है। इंक्रीज इन स्पीड ऑफ साउंड फॉर 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, ये आपका फॉर्मूला है, उसमें 0.61 है। तो 0.61 के ये दो आंसर्स हैं वहां पे आपकी बुक में जो फॉर्मूला लिखा हुआ है उसमें प्लस 0.61 लिखा हुआ है, लेकिन उसकी यूनिट जो है ना, अब यहाँ पे CMS माइनस लिखा है, सेंटीमीटर पर सेकंड और मीटर पर सेकंड, तो ये वाला सही है, मीटर पर सेकंड वाला। अच्छा, इसी तरीके से द सेंटर ऑफ न्यूटन्स रिंग इज डार्क ड्यू टू डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्ट में ये पहले मैंने पिछले पेपर में आपको बताया था कि आपका जो न्यूटन रिंग होता है उसका सेंटर डार्क होता है क्योंकि वहां डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही होती है और वो एक दूसरे को जो लाइट्स है वो कैंसिल कर रही होती है। ठीक है जी। आगे है द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ सिंपल माइक्रोस्कोप, जो मैग्नीफाइंग पावर है सिंपल माइक्रोस्कोप की
वो इक्वल होती है एम, कैपिटल एम से उसको रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एम इज इक्वल टू 1 + d/f। एफ फोकल लेंथ है, और ये जी जो डी है इसे नियर पॉइंट कहते हैं, इसकी वैल्यू जो होती है वो फिक्स होती है 25 सेंटीमीटर। एफ की जगह हम जो भी वैल्यू रखते हैं तो मैग्निफिकेशन आ जाती है। आमतौर पे आपके एमसीक्यूज में एक दो दफा ये न्यूमेरिकल भी आया हुआ है, एक दफा उसने एम की वैल्यू दे दी और कहा कि एफ मालूम करो, और एक दफा एफ की वैल्यू दे दी और कहा एम मालूम करो। तो सिंपल माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर का ये फॉर्मूला है 1 + d/f। ठीक है जी, इसी के साथ ये पेपर जो है वो कंप्लीट हो गया है, और विश यू गुड लक। आप जो है ना कोशिश करें ये सारे के सारे जो है एमसीक्यूज अच्छी तरह जो है ना इनको रिवाइज करें, और आई होप कि जो है ना इसमें से काफ़ी सारे एमसीक्यूज जो है पास पेपर्स में से आएंगे, और इंशाल्लाह कल जब आप पेपर करके आएंगे तो कल आप सेटिस्फाइड होंगे, आप खुश होंगे कि ज़्यादातर आपके जो एमसीक्यूज हैं वो इसमें से इंशाल्लाह आए होंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।